हेलो फ्रेंड्स, पीकेजे क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो पेपर है आपका स्किल का 6 सेमेस्टर का, उसके दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप जो है सबसे पहले इस चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को पहुंचाएंगे, उतना ही हम इसको और अच्छे से कर पाएंगे। आप ये मान के चलिए, आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा है, आपसे कोई फ़ी नहीं ली जा रही है, आपको ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि, और ये बहुत ही आपको बताऊं कि जो अच्छे मटेरियल है वहाँ से सामग्री ला के ये नोट्स तैयार किया गया है। तो जो भी आपको दिया जा रहा है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, 10 तारीख को ये पेपर है और 5-6 जो टॉपिक मैं दूंगा वही आएगा पेपर में आपके। तो आपके लिए कितना ज़्यादा मेहनत करके ये किया जा रहा काम है, तो आप उसके अगर इम्पोर्टेंस को नहीं देखेंगे तब हम लोग नहीं ये काम को कर पाएंगे। तो आपको सबसे रिक्वेस्ट है, बिना बोले आप जो है इसको सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन दबाइए और कमेंट भी करिए। आपको जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप मुर्दार बन के मत रहिए। आपको जो है इसमें ज़रूर से यू हैव टू राइट समथिंग इन दैट कमेंट बॉक्स। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि सम ऑफ आवर स्टूडेंट हु आर बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट, बेसिकली दे आर रिक्वेस्टिंग मी टू प्लीज़, मतलब I should add some subtitles in English whatever I am discussing any topic normally in Hindi. So हम आगे कर पाएंगे ये। I think currently I have very limited space and time, so please focus on your slide or whatever material we are going to provide you, और आगे से ज़रूर से हम करेंगे इसको, so don't worry about that. So today we are trying to do a topic that is John Galtung structural violence, and you can see there are two different type of questions maybe in your examination they will be asked. आप देख सकते हैं कि गुल्टुंग के संरचनात्मक हिंसा पर दो तरह के सवाल की गुंजाइश बनती है जो आपसे परीक्षा में, एग्जाम में, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ द वर्क ऑफ जॉन गुल्टुंग critically evaluate the concept of structural violence and substantiate using examples। यानी जॉन गुल्टुंग के कार्यों के आलोक में संरचनात्मक हिंसा के विचार को आलोचनात्मक परीक्षण करें और उदाहरण द्वारा अपनी बातों को प्रस्तुत करें। और जो दूसरा सवाल पूछ सकते हैं वो है, critically discuss John Galtung typology of violence and does Galtung framework apply to contemporary conflict in India। अर्थात जो जॉन गुल्टुंग के हिंसा के प्रकार की आलोचनात्मक चर्चा करें, क्या गुल्टुंग के कार्य को भारत के समकालीन हिंसा के संदर्भ में देखा जा सकता है। तो ये दो अलग अलग तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, और कहीं भी और कुछ तीसरा कुछ क्वेश्चन आता है, आपको दो टर्म याद रखना है, एक गुल्टुंग का नाम हो या स्ट्रक्चरल वायलेंस हो यानी संरचनात्मक हिंसा हो, तो आपको यही लिखना है जो आज की क्लास में हम आपको करवा रहे हैं। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में ही मैं दो इंट्रोडक्शन में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला तो मैं हिंदी में पहले बोल रहा हूँ कि आप लिख सकते हैं कि गुल्टुंग को शांति अध्ययन का पिता कहा जाता है, और गुल्टुंग द्वारा प्रस्तुत हिंसा का त्रिकोण जो है वो महत्वपूर्ण योगदान उनका माना जाता है। अंग्रेजी में मैं बोल रहा हूँ कि गुल्टुंग बेसिकली नोन एज फादर ऑफ पीस स्टडीज़, एंड इफ़ यू वांट टू नो मच मोर अबाउट गुल्टुंग नोशन देन वी कैन सी हिज ट्रायंगल ऑफ वायलेंस। और इसके नीचे हम ये जो आप देख रहे हैं एक ट्रिकोनोमेट्री जैसा एक मैप है, उसको आप बना देंगे, जिसमें कि सबसे ऊपर डायरेक्ट वायलेंस है यानी प्रत्यक्ष हिंसा है, उसके बाद देखिएगा स्ट्रक्चरल वायलेंस है यानी संरचनात्मक हिंसा है, और इधर कल्चरल वायलेंस है यानी कि सांस्कृतिक हिंसा है। तो जब आपसे वो टिपोलॉजी पूछते हैं तब भी आप इसको, उसका यही मतलब है कि वो प्रकार में आप इसको भी अच्छे से बता सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले डायरेक्ट वायलेंस यानी प्रत्यक्ष हिंसा। तो प्रत्यक्ष हिंसा के 3-4 फीचर्स हैं जो कि हमने बताए हैं, उसको मैं इंग्लिश और हिंदी में साथ साथ पढ़ूंगा। तो 3 तरह का वायलेंस की बात वो करते हैं, एक है डायरेक्ट वायलेंस, एक है स्ट्रक्चरल वायलेंस और एक है कल्चरल वायलेंस यानी प्रत्यक्ष हिंसा, संरचनात्मक हिंसा और सांस्कृतिक हिंसा। तो प्रत्यक्ष हिंसा क्या है, में पहला पॉइंट है विजिबल एवरीवेयर डायरेक्टली, यानी यह प्रत्यक्ष रूप से सभी जगह देखा जा सकता है।
सेकेंड पॉइंट, फिजिकल एंड वर्बल वायलेंस आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट वायलेंस, मतलब शारीरिक और मौखिक हिंसा प्रत्यक्ष हिंसा का हिस्सा है या भाग है। ये सेकेंड पॉइंट था। क्या सेकेंड पॉइंट था? फिजिकल एंड वर्बल वायलेंस आर पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट वायलेंस। थर्ड जो पॉइंट है वो है परपिट्रेटर एंड विक्टिम्स आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट वायलेंस, मतलब अपराधी और शिकार, जो व्यक्ति आपके ऊपर अपराध कर रहा है और जो विक्टिम है, ये दोनों ही प्रत्यक्ष हिंसा में महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। एंड फोर्थ इज किलिंग, फिजिकल अटैक, सेक्सुअल असॉल्ट एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल। इसके कई एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जैसे हत्या, शारीरिक हमला, यौन हिंसा इत्यादि। एंड फिफ्थ पॉइंट इन डायरेक्ट वायलेंस, पांचवा जो बिंदु है प्रत्यक्ष हिंसा में, वह है पोस्ट इलेक्शन वायलेंस इन केन्या 2008 बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल रिलीजियस कम्युनिटीज़। जो केन्या में 2008 में विभिन्न राजनीतिक धार्मिक समुदाय के बीच चुनाव के उपरांत जो हिंसा हुई थी, उसको इसके अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है समझ सकते हैं कि डायरेक्ट वायलेंस क्या है, जो दिखता है, जो आप विजिबल है, जिसको आप देख रहे हैं। जैसे आपने सामने देखा कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, वो डायरेक्ट हिंसा है। आप देख रहे हैं कोई महिला जा रही है और किसी ने उस पर अटैक कर दिया, वो डायरेक्ट हिंसा है। अभी आपने देखा कि यूपी का एक जर्नलिस्ट को कुछ गुंडों ने मार दिया, इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसकी भतीजी के साथ वो मिसबिहेव कर रहा था गुंडे, और वो जाके पुलिस के सामने जाके रिपोर्ट करता है, उसके लिए मार दिया। ये डायरेक्ट एक तरह से वायलेंस है, आप समझिए इसको। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल वायलेंस। स्ट्रक्चरल वायलेंस का मतलब होता है वायलेंस नॉट ऑलवेज विजिबल थ्रू स्ट्रक्चर, आई थिंक वायलेंस नॉट ऑलवेज विजिबल, मतलब हिंसा जो है वह हमेशा देखी नहीं जा सकती। थ्रू स्ट्रक्चरल वायलेंस वी कैन सी अनदर फॉर्म ऑफ वायलेंस। इसलिए संरचनात्मक हिंसा के अंतर्गत हम हिंसा के एक अन्य रूप को देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट स्ट्रक्चरल वायलेंस में, इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी बिल्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज की जो संरचना है उसी में अन्याय और असमानता जो है निहित है। मतलब व्यक्ति नहीं करता है, इंडिविजुअल आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ वायलेंस, बट आई थिंक वायलेंस इज इनहेरिटेड इन द पावर स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी। ये जो समाज की शक्ति संरचना है उसी में हिंसा निहित होती है। थर्ड पॉइंट, विक्टिम्स आर क्लियर बट परपिट्रेटर आर अनविजिबल, इनविजिबल और अनक्लियर। यहाँ आप याद रखिएगा कि जो शिकार है, जो विक्टिम है, वो तो दिखता है, वो नजर आता है, लेकिन अपराधी जो है यहाँ अदृश्य होते हैं। आपने डायरेक्ट में क्या देखा था? अपराधी भी दृश्य होते हैं और जिस पे अपराध होता है वो भी दृश्य है। लेकिन यहाँ क्या है कि अपराधी तो जो है वो अदृश्य है, वो जो है इनविजिबल है। परपिट्रेटर आर इनविजिबल हेयर वाइल विक्टिम्स आर बेसिकली विजिबल। जो जिस पे अपराध हुआ है वो दिखता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो किसी व्यवस्था से त्रस्त है, उसको व्यवस्था ने बहुत सताया है, तो वो व्यवस्था कौन है? ABCD, वो दिख नहीं रहा है, वो कोई आदमी नहीं है, वो एक सिस्टम है जो किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करता है। जैसे आपने देखा अभी सुशांत सिंह राजपूत जो है वो ने सुसाइड किया, वो पर्टिकुलर, हम बोल रहे हैं नाम, वो पर्टिकुलर व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, वो एक तरह से सिस्टम है बॉलीवुड का, जिसके कारण जिसने आउटसाइडर के साथ जो है वो सौतेला व्यवहार करता है। सो आप इसकी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सम पीपल आर बेनिफिटेड वाइल मेनी मोर आर इन डिसएडवांटेज कंडीशन। इसमें कुछ लोग को तो बहुत लाभ मिलता है और अधिकांश लोग जो है इसमें नुकसान की स्थिति में हो सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कि हजारों लोग, लाखों लोग जाते हैं बॉलीवुड हीरो बनने, हीरोइन बनने और आर्ट में अपना नाम कमाने, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों को फायदा मिलता है और अधिकांश लोग जो है बाहर होते हैं। जैसे कि कोई एक सिस्टम है जो आपको नौकरी देता है, उसमें कितने कम लोगों को नौकरी मिलती, कितने बाहर होते हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। तो ये एक तरह से स्ट्रक्चरल वायलेंस है, एक तरह से संरचनात्मक हिंसा है जो कि सिस्टम आपको प्रोवाइड कर। फिफ्थ पॉइंट जो स्ट्रक्चरल वायलेंस का वो है, स्ट्रक्चरल वायलेंस रिप्रेजेंट्स द systematic ways in which some groups are hindered from equal access to opportunities, goods and services।
मतलब स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है संरचनात्मक हिंसा के माध्यम से कुछ समूहों को एक समान सेवा, वस्तु और अवसर से वंचित रखा जाता है। सबको इक्वल सर्विस नहीं मिलता है, किसी को अच्छा सर्विस मिलता है, किसी को खराब सर्विस मिलता है, सबको इक्वल एक्सेस नहीं मिलता है। किसी को अभी भी देखते हैं आप कास्ट सिस्टम जो आपके यहाँ है, जिसमें कि जो अनटचेबल है, जो अस्पृश्य है, जो अछूत है, उसे कई बार पानी नहीं मिलता है, कई बार पानी नहीं दिया जाता है जो समाज के उच्च वर्ग हैं उसके द्वारा। तो इक्वल एक्सेस नहीं मिलता। सिस्टम इस तरह से क्रिएट करता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अवसर नहीं है, आपको सेवा नहीं मिल रही है, आपको सामान नहीं मिल रहा है इक्वल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज जो है अगला है वो है दीज कैन बी फॉर्मल एज इन लीगल स्ट्रक्चर दैट इन्फोर्स मार्जिनलाइजेशन सच एज एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। और जो छठा पॉइंट है वो ये कहता है कि यह जो है एक तरह से औपचारिक भी है, यह कई बार औपचारिक रूप से कानूनी संरचना में निहित होता है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति कि किस तरह से वहाँ के गोरे लोग जो कानून बना रहे थे उन्होंने उसको संरचना में के अंतर कानून के अंदर ऐसे प्रावधान कर दिए कि जो काले लोग हैं, जो ब्लैक हैं, उनके साथ जो है दोहरा व्यवहार किया जाने लगा, उनके साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जाने लगा। और तीसरा जो प्रकार है वो है कल्चरल वायलेंस, जिसको सांस्कृतिक हिंसा कहते हैं। इसका पहला पॉइंट है सोसाइटी, कल्चर, आइडियोलॉजी एंड रिलीजियस बिलीव, मतलब समाज की संस्कृति, विचारधारा, धार्मिक विश्वास, इससे हिंसा जुड़ा हुआ है। इट इज़ यूज टू लेजिटिमाइज डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस, इसका प्रयोग प्रत्यक्ष और सांस्कृतिक हिंसा को बढ़ावा देने में के लिए किया जाता है। कैसे? संस्कृति के आधार पे किसी को कहा जाता है वो उच्च संस्कृति से आता है तो उसको ये अधिकार दिए जाएंगे, और वो निम्न संस्कृति से आता है तो उसको नहीं दिए जाएंगे। जैसे हमारा जो सिस्टम है उसमें विधवा के साथ जो विडो है उसके साथ किस तरह से सिस्टमेटिक आप जो है उसके साथ जो है दोहरा व्यवहार करते हैं, ये बोल के कि कल्चर में, हमारे संस्कृति में, हमारे रिलीजन में है कि उसको जो है इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उसको इस तरह के खाने नहीं खाने चाहिए। तो ये एक तरह से कल्चर जो है क्या करता है, प्रत्यक्ष और संरचनात्मक, यानी कि कल्चरल वायलेंस इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे डायरेक्ट वायलेंस एज वेल एज स्ट्रक्चरल वायलेंस। सो इट इज ए हिडन एजेंडा जो कि दोनों के बीच होता है। एंड मेनी टाइम्स दिस इज ऑल्सो इनविजिबल, और कई बार ऐसा होता है कि यह भी अदृश्य होता है। कल्चरल वायलेंस रिप्रेजेंट्स द existence of prominent norms that makes direct and structural violence seem natural, right or at least acceptable। और जो ऐसी सामाजिक मान्यता जो ये मान के चलती है कि प्रत्यक्ष और संरचनात्मक हिंसा जो है उचित है, प्राकृतिक है और स्वीकृत है। जैसा कि आपको पिछले पॉइंट में ही बताया कि मान्यता देता है किसको, प्राकृतिक डायरेक्ट वायलेंस को और स्ट्रक्चरल वायलेंस को, और ये उन हिंसा को प्राकृतिक बोलता है ये नेचुरल है, ये उसको वो क्या कहता है, उसको कहता है कि ये राइट है यानी सही है, उचित है, और इसको एक्सेप्टेबल मानता है यानी स्वीकृति देता है। इसके एग्जाम्पल्स कई हैं, जैसे कि द बिलीव दैट अफ्रीकन are primitive and intellectually inferior to Europe, basically Europe, जो एक बिलीफ है कि अफ्रीकन्स आर प्रिमिटिव एंड इंटेलेक्चुअली इंफीरियर। ये जो एक मान्यता है कि अफ्रीकी जो लोग होते हैं वो प्राचीन होते हैं और दिमागी तौर पे जो है कम बुद्धिजीवी होते हैं, किससे, मतलब यूरोपियन से। ये एक मतलब कि हमने ये मान के ये चला है। जैसे कि हम मानते हैं आर्यंस जो है वो काफ़ी हाई मतलब और इंटेलेक्चुअल ब्लड वाले होते हैं, वो दिमाग वाले होते हैं। ये भी हमारी मानसिकता है अपने आप में। हमारी जो मानसिकता है ऐसी कि कैसे जो है डेवलप्ड कंट्री आर मोर मतलब एडवांस देन डेवलपिंग कंट्री, तो ये सब हमने क्रिएट किया है इसको दरअसल। तो ये जो है तीनों प्रकार के वायलेंस के प्रकार के बाद बेसिकली आगे हम देख सकते हैं कि
जब आप गुलतुंग को पढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि दीज फॉर्म्स ऑफ वायलेंस आर इंटर रिलेटेड, ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ वायलेंस आर इंटर रिलेटेड एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग, एंड यू कैन सी द स्टेटमेंट ऑफ गुलटुंग कि अफ्रीकन्स आर कैप्चर्ड, forced across the Atlantic to work as slaves. They are faced direct violence, sometimes structural violence and cultural violence. After some time, direct violence is forgotten, slavery is forgotten, only discrimination for massive structural violence and prejudice for massive cultural violence can see. गलतुंग मानते हैं कि हिंसा का ये जो अलग अलग स्वरूप आपने देखा वो आपस में अंतः संबंधित है, और वह एक कथन के माध्यम से इसको समझाते हैं कि अफ्रीकी कब्जा में किए गए तथा विश्व के दूसरे हिस्से में दास बनाए गए, उन्होंने प्रत्यक्ष हिंसा तथा कभी कभार संरचनात्मक और सांस्कृतिक हिंसा का भी सामना किया, परंतु कुछ समय के बाद प्रत्यक्ष हिंसा समाप्त हो गई, दासता भुला दी गई, अब केवल एक ही हिंसा का स्वरूप बच गया था, वह था संरचनात्मक हिंसा और सांस्कृतिक पॉइंट में आप देख सकते हैं एक टाइपोलॉजी ऑफ वायलेंस बना सकते हैं, एक ये मैप बना दीजिएगा, केवल आपको कुछ भी नहीं करना है, जिसमें आप देखिएगा हिंसा सबसे पहले वायलेंस, एंड वायलेंस हैव टू पार्ट, इंटेंटेड, नॉन इंटेंटेड एंड मैनिफेस्ट और लेटेंट। इंटेंटेड का मतलब होता है कि प्रायोजित, जो कि सोचा समझ के जब आप हिंसा करते हैं तो, और नॉन इंटेंटेड का मतलब है अनायास, अचानक से जब हिंसा हो जाती है तो। उसी तरह हिंसा का दूसरा रूप है मैनिफेस्ट और लेटेंट। मैनिफेस्ट का मतलब जब हिंसा दिखता है, जैसे आपने मर्डर हुआ देखा, वो जो है मैनिफेस्ट है, लेकिन आपने देखा नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत ने किसी ने उसका मर्डर किया लेकिन वो मर गया, या इंसान कई बार जब खुद से टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो लेटेंट एक तरह से हिंसा है, वो एक तरह से अव्यक्त और गुप्त हिंसा है। उसी तरह आप नीचे में फिर उस वायलेंस को दो पार्ट में बांट सकते हैं, पर्सनल और स्ट्रक्चरल। ये अलग एक तरह से टेपोलॉजी है, आप तीन टाइप वो अलग है और ये अलग टेपोलॉजी है, दोनों को आप लिख सकेंगे। तो इसमें पर्सनल और स्ट्रक्चरल में दो भाग में बांटिए। पर्सनल में भी एक फिजिकल है और एक साइकोलॉजिकल है, यानी एक शारीरिक है और एक मनोवैज्ञानिक। शारीरिक ऑब्वियसली मतलब क्या होता है कि जहां आप शरीर से देखते हैं हिंसा, और साइकोलॉजिकल जहां आप हिंसा करते नहीं है लेकिन दिमाग से टूट जाते हैं, दिमाग से दूसरे को हिंसा मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, वो एक तरह से है। और दूसरा इसका टाइप है विदाउट ऑब्जेक्ट और विथ ऑब्जेक्ट, यानी बिना लक्ष्य के जब आप हिंसा करते हैं दैट इज विदाउट ऑब्जेक्ट, और जब लक्ष्य के साथ हिंसा करते हैं तो जो है वो है विथ ऑब्जेक्ट। उसी तरह स्ट्रक्चरल भी दो पार्ट में है, विदाउट ऑब्जेक्ट और विथ ऑब्जेक्ट, और फिजिकल और साइकोलॉजिकल। अगला जो पोर्शन हम इसमें करने जा रहे हैं वो है आर्ग्यूमेंट्स क्या है, तर्क क्या है। और तर्क में 4 तर्क को केवल आप शब्दशः ऐसे लिख दीजिएगा, इस पर विशेष बातचीत करने की अभी गुंजाइश नहीं है, और एग्जाम के मोड में है तो बस इसको आप बहुत टू द पॉइंट बता सकते हैं। जैसे पहला है स्ट्रक्चरल वायलेंस इज सफिशिएंट टू एबॉलिश पर्सनल वायलेंस। पहला मतलब संरचनात्मक हिंसा व्यक्तिगत हिंसा को समाप्त करने में सक्षम है। दूसरा है स्ट्रक्चरल वायलेंस इज नेसेसरी टू एबॉलिश पर्सनल वायलेंस। संरचनात्मक हिंसा व्यक्तिगत हिंसा को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। देखो सेम सेंटेंस है, केवल इसमें दो अलग अलग वर्ड है, एक में है कि सफिशिएंट एंड दूसरे में है नेसेसरी। ठीक है, मतलब दोनों में बताया गया कि स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है ज़्यादा या तो सफिशिएंट है उसको समाप्त करने के लिए पर्सनल वायलेंस को, या फिर नेसेसरी है। तीसरे में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है सेंटेंस, वो पर्सनल वायलेंस इज सफिशिएंट टू एबॉलिश स्ट्रक्चरल वायलेंस, यानी व्यक्तिगत हिंसा क्या संरचनात्मक हिंसा को समाप्त करने में सक्षम है। और चौथे में है कि पर्सनल वायलेंस इज नेसेसरी टू एबॉलिश स्ट्रक्चरल वायलेंस, यानी व्यक्तिगत हिंसा संरचनात्मक हिंसा को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। ये चारों आर्ग्यूमेंट केवल आप लिख दीजिएगा, क्योंकि जो ऑथर हैं गुलतुंग, उन्होंने इन चारों आर्ग्यूमेंट के बारे में जिक्र किया है। तो कोई भी ABCD आपका एग्जामिनर होगा, अगर आप इस आर्ग्यूमेंट को देते हैं तो उनको पता चलेगा कि आपने देखा है उनके काम को। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है वो है कि स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, क्या प्रासंगिकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं इंग्लिश में पहले और फिर हिंदी में ऐसे ही बताते जाऊंगा। बेसिकली आफ्टर गुलटुंग नोशन ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, a few years after the development of this vocabulary, when French thinker Michel Foucault develops his notion of power, possibilities were
opened for interpretation of the notion of structural violence। मतलब जब गुलतुंग ने संरचनात्मक हिंसा का सिद्धांत दिया तो उसके कुछ ही वर्षों बाद उनके शब्दावली में जो फ्रेंच विचारक है मिशेल फुको, उन्होंने संशोधन किया और उन्होंने अपनी शक्ति की जो अवधारणा है जब उसको वो बता रहे थे तो उन्होंने संरचनात्मक हिंसा की उसमें समीक्षा की। विस्तार से यहाँ लिखने की का फिर गुंजाइश नहीं होगा, क्योंकि आप बस एक ये लाइन लिख देते हैं, फूको ने अपने शक्ति के सिद्धांत में उसका संशोधन किया तो काम चल जाता है। दूसरा है सेकंड पॉइंट इज इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी कैन सी द सिचुएशन लाइक स्ट्रक्चरल वायलेंस कंसेप्चुअलाइज्ड बाय गुलटुंग। और खासतौर पर भूमंडलीकरण का जो आज हम दौर देख रहे हैं, जो विश्व है, उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से गुलटुंग द्वारा दिया गया संरचनात्मक हिंसा की संकल्पना जो है वो बिल्कुल देखी जा सकती है, दृश्य है, बिल्कुल सामने नजर आती है। in patriarchal society where women are seen as homemaker and male are seen as breadwinner, thus society has created structural violence against women। समाज जहाँ की पितृसत्तात्मक समाज है हमारे यहाँ, और हम महिलाओं को जब ये मान के चलते हैं कि वो घर में जो है खाने बनाने का एक यंत्र है, एक संयंत्र है, और पुरुष जो है बाहर में रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति है, और ये जब हम जैसे ही कहते हैं और महिलाओं को एक अलग स्ट्रक्चर में बैठा देते हैं, यहीं से संरचनात्मक हिंसा जो है वो शुरू हो जाती है। Dowry, Bido system and domestic violence in private sphere are sexual harassment in both public and private sphere created structural violence against women। जो दहेज प्रथा है, विधवा विवाह है या घरेलू हिंसा है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये सभी जो है कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ एक तरह से स्ट्रक्चरल वायलेंस क्रिएट करता है। Next point, when farmers of third world countries commit suicide due to inadequate agrarian system, rigid minimum support price and failure of monsoon, also due to structural violence against state। और हम देखते हैं कि एक तीसरे विश्व के देश में खासतौर पे जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि जो खेतीबाड़ी की पूरी पद्धति है वह पर्याप्त नहीं है, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो बहुत कठोर है, जिसमें बहुत गुंजाइश नहीं है किसानों को बहुत कुछ मिले, और जो मॉनसून है वो बहुत विफल रहता है, और जिस तरह से वो ऋण लेते हैं एमएनसी से और अपने खाद बीज जिस तरह से खरीदते हैं, उससे वो कहीं ना कहीं एक तरह से ऋण के जाल में फंस जाते हैं और वो आत्महत्या करते हैं। और ये एक तरह से स्ट्रक्चरल वायलेंस है क्योंकि स्टेट के माध्यम से ये क्रिएट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि हम सब कोविड-19 में जी रहे हैं। सो इन द एरा ऑफ कोविड-19 वी कैन सी दैट especially in third world countries when labor's class are basically doing reverse migration from their workplace to their native village, and I think that the situation became very worst because when they went to their village, there was no job, there was no any other type of occupation, so then again they are enforced to return to their workplace। This is actually example of structural violence। और हम देखते हैं कि हम लोग जैसे अभी कोरोना और कोविड-19 की परिस्थिति से जूझ रहे हैं, तो किस तरह से जो श्रमिक अपने गांव को छोड़कर शहर में, नगर में आते हैं काम करने के लिए, और वो वहाँ से जो है रिवर्स फिर से अपने गांव लौट रहे हैं, उनके पास जो है उनका काम खत्म हो गया है, और जब वो लौट रहे हैं तो जिस तरह से लौट रहे हैं क्योंकि उनकी जानें जा रही हैं, वो 10 दिन 15 दिन में घर पहुंच रहे हैं, और उनका हालत जो है बहुत ख़राब है, और वो एक तरह से स्टेट की संरचना जो है उनकी स्थिति को ठीक करने में कामयाब नहीं है। एक तरह से ये राज्य द्वारा फैलाया गया हिंसा है, और जब वो अपने स्टेट में लौटते हैं, अपने गाँव लौटते हैं, तो उन्हें वहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। उन्हें जो उनका एक्सपेक्टेशन है कि वो गाँव लौट के कुछ रोजगार तो करेंगे, वो उन्हें सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो मजबूरी में फिर से वो लौट के अपने वर्क प्लेस आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं। ये भी एक तरह का संरचनात्मक हिंसा है। एंड आई थिंक मेनी मोर यू ऑल कैन सर्च आउट
more examples. This is few example whatever I had mentioned here. So you can trace out more example rather than it. आप इसको इस तरह से देख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि आप संरचनात्मक हिंसा को आज के एग्जाम्पल के माध्यम से बताइएगा, और अगर आज के एग्जाम्पल के माध्यम से बताइएगा तो आपके नोट्स जो है बहुत कंटेम्प्रेरी होगा। इस तरह से आप देखिएगा कि गुलटुंग के इस नोट्स में हमने 3-4 टाइप में बांटा है। पहले भाग में हमने क्या किया, पहले भाग में हमने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन के बाद बता दिया 3 डिफरेंट टाइप्स, और तीनों टाइप को हमने बहुत विस्तार से बताया कि व्हाट इज डायरेक्ट वायलेंस, व्हाट इज स्ट्रक्चरल वायलेंस एंड व्हाट इज कल्चरल वायलेंस। हमने बताया दूसरे हिस्से में कि प्रत्यक्ष हिंसा क्या है, संरचनात्मक हिंसा क्या है और सांस्कृतिक हिंसा क्या है। उसके बाद हमने आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये बताया कि इसका जो है बेसिकली टिपोलॉजी क्या है, इसको गुलटुंग कैसे देखते हैं, हिंसा को पहले कैसे 4 तरीके से बताते हैं और फिर पर्सनल और स्ट्रक्चरल हिंसा को कैसे वो 4 तरीके से बताते हैं, वो भी आपको बताना चाहिए। और जो अगले हिस्से में हमने 4 इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस बताया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली जो आपको बताया वो है स्ट्रक्चरल वायलेंस का आज के समय में प्रासंगिकता क्या है, आप कहाँ कहाँ देखते हैं, आप हर जगह देख सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने लाइफ में भी स्ट्रक्चरल वायलेंस को देखते हैं। जब आपको लगता है कि आप जो करना चाहते हैं, कई बार या तो आपको फैमिली नहीं प्रोवाइड कराती है वो चीज़, या फिर कई बार सिस्टम आपको मौका नहीं देता वो करने के लिए, वहाँ भी वो भी एक स्ट्रक्चरल वायलेंस है। जब हिंसा खून बहा के हर जगह नहीं होता, कई बार जो है व्यवस्था भी हिंसा को बढ़ाती है। मैनी टाइम जो बेसिकली सिस्टम इनकरेजेस दैट टाइप ऑफ वायलेंस, so we have to trace out all such thing, and I think this is sufficient for your examination point of view. This is one of the important question, and ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन फिर से मैं हमेशा कहूँगा कि अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो मैं फिर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। इसीलिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट है। अगला सेमेस्टर भी पूरा जो है, जो DU के हालात हैं और जो हिंदुस्तान में दूसरे यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ ऑनलाइन ट्रेंड बढ़ने वाला है। तो आपको 4-5-10 जगह के मटेरियल्स को कलेक्ट करके आपके लिए लाया जा रहा है, क्योंकि हर वीडियो में जो है PPT बनाना संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे लिए भी। तो हम जो भी कर पा रहे हैं, लेकिन वॉइस बहुत क्लियर होगा आपके पास और आप सुन के भी नोट साथ में लिखते जाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा। हर नोट्स जो है वो लगभग आधे घंटे का है और आधे घंटे के नोट्स में जो है आप कर सकते हैं। तो पिछले टॉपिक में जैसे आपने देखा था कि हमने आपको क्या करवाया था, पिछले टॉपिक में हमने आपको करवाया था मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, जिसमें 1 to 9 डिप्लोमेसी को हमने अच्छे से बता दिया। एक क्वेश्चन रहेगा ही उससे, कोई एग्जामिनर अगर क्वेश्चन सेट करेगा तो वो मल्टी ट्रैक के बिना क्वेश्चन सेट ही नहीं कर सकता। उसी तरह हर बार के क्वेश्चंस को आप उलट देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में जहां स्ट्रक्चरल वायलेंस एक टर्म हो, संरचनात्मक हिंसा हो या गुलटुंग का शब्द हो, आप पूरा यही लिख दीजिएगा जो आपको ये बताया जा रहा है। उसी तरह अगले टॉपिक में हम लोग भी जो है, और मैं 4 ज़्यादा नहीं, बस 4 टॉपिक आपको करवाऊंगा। 10 को पेपर है, आप ये मान के चलिए कि 2-3 तारीख तक आपके पास सारे नोट्स होंगे, सारे नोट्स इसके भी होंगे। और फिर अगला जो आपका मेन पेपर है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, उसमें भी हम पूरा नहीं भी फिर भी 50% आपको 4 में से 2 क्वेश्चन लाइक तो दे ही देंगे मटेरियल, चाहे जैसे भी करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए और एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आपको। देखिए, ये सोशल साइंस का पेपर है, ये लिटरेचर का पेपर नहीं है, इसलिए डरना नहीं है कि मैं इंग्लिश टर्म लिखूं या ना लिखूं या क्या करूं। आप खूब से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबको उसी तरह से जो अंडरलाइन करके आप नोट्स बनाइए। और आप घर से ही आपको पेपर देना है, आपको कोई एग्जाम में पेपर देना नहीं है। आप ये सारे के नोट्स बना के रख लो और देखना जो पेपर आ रहा है आपको केवल वहाँ यूज़ आप कर सकते हैं समय में, कि आप उसको अपलोड में टाइम दे, ताकि अपलोड आपका सही से हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से दे पाइएगा। तो आप लोग को सबको मैं फिर से ये बोलना चाहता हूं कि 6 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में, और 6 में जो है 2 क्वेश्चंस हमने कर दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब जो है 4 क्वेश्चंस और हमने आपको करने हैं। तो आप जो है जल्दी से फटाफट जो है इसको बढ़ाइए और इसको कीजिए, ताकि सभी लोग के पास ये जाए। मैं खुश हूँ इस बात के लिए कि 5 दिनों में 500 व्यूज़ हैं, अच्छा है ये। और इसको आप और बढ़ाइए ताकि 10 तारीख को पेपर है। आपके दूसरे कॉलेजेस में जिसके जितने फ्रेंड्स हैं,
देखो मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये आपका म्यूचुअल जिम्मेदारी है। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ से दूसरे कॉलेज में जो अगर फ्रेंड है, थर्ड ईयर में है, बीए प्रोग्राम में है, उसका स्किल का ये पेपर है, तो आप आंख मूंद के उसको भेजिए और उसको भी बोलिए कि अपने दोस्तों को दे, क्योंकि ये चैंपियन नहीं है, किंग चैंपियन के नोट्स नहीं है, ये अच्छे नोट्स हैं और आपको समझा के बताए जा रहे हैं। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे यूटिलाइज कीजिए, पॉइंट वाइज सारे नोट्स बनाइए। और अगले वीडियो में जो है, जो मैं टॉपिक बताऊंगा वो भी 100% आ रहा है, तो उसको भी आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है। और आप, ये पेपर 10 तारीख को होगा और आपको खूब सारा इसके लिए गुड विशेस और अच्छे से करिए। और इस चैनल को भी आप लोगों को प्रमोट करते रहना है। पीकेजे क्लासेस जो है आप अगर प्रमोट करेंगे, आपके लिए ही है, तभी ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप